हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया की। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो उससे संबंधित वीडियो है, आपको पूरा देखना है। तो इसमें हम कौन से संविधान के तहत होता है, नामांकन प्रक्रिया क्या है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या अंतर होता है, मतगणना कैसे की जाती है और 1952 से जो अभी वर्तमान तक के कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो फुल वीडियो देखिए। के अनुच्छेद 66 में देश के दूसरे सर्वोच्च पद के लिए योग्यता बताई गई है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए। चौथी शर्त है कि वो किसी भी लाभ के पद पर न हो। हालांकि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन के लिए 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों की आवश्यकता होती है। ये प्रस्तावक और समर्थक आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्य यानी सांसद होने जरूरी हैं। नियम ये भी है कि एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता है। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपए भी जमा कराना होता है। कोई भी उम्मीदवार 4 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकता है और न ही रिटर्निंग अधिकारी 4 से अधिक नामांकन पत्र स्वीकार करेगा। अनिवार्य जमानत राशि और निश्चित संख्या में निर्वाचक किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव या समर्थन करें, ये नियम पहले 5 उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद शुरू हुई। 1974 में ये नियम बनाया गया कि उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने के लिए कम से कम 5 प्रस्तावकों और 5 अनुमोदकों की जरूरत होगी। साथ ही 2,500 रुपए की अनिवार्य जमानत राशि देने का नियम भी शुरू किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 में संशोधनों के जरिए ये बदलाव लाए गए। 1997 में इस अधिनियम में फिर संशोधन किया गया, जिसके बाद जमानत राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए और प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 20-20 कर दी गई। संविधान का अनुच्छेद 68 ये कहता है कि निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। चुनाव के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन पहले या उसके बाद जारी की जा सकेगी। हालांकि मृत्यु, इस्तीफा, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर चुनाव जल्द से जल्द कराया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के जरिए किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। इस तरह निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं। 1961 में 11वें संविधान संशोधन के जरिए उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचक मंडल संबंधी प्रावधान किया गया। तीसरे उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले तक मूल संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के जरिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक संयुक्त बैठक में निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था थी। हालांकि पहले 2 उपराष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों ही मौकों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। उपराष्ट्रपति चुनाव में विशेष तरीके से वोटिंग होती है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर वोट देता है। मतलब वो बैलेट पेपर पर ये बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन और तीसरी कौन। अगर पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि
उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य सांसद ही होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के वोट का मूल्य एक होता है। दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। पहला ये कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति चुनाव में जहां विधायकों की कोई भूमिका नहीं होती है, वहीं राष्ट्रपति चुनाव में सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का तरीका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 17 में दिया गया है। मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम तो होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी निर्वाचन प्रतीक नहीं होता है। मतपत्र में दो कॉलम होते हैं, एक तरफ उम्मीदवार का नाम और दूसरी तरफ वरीयता क्रम दर्शाने का कॉलम होता है। वोट देते समय निर्वाचक उम्मीदवार के नाम के सामने वरीयता अंकित कर सकते हैं, जो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप या रोमन या किसी भारतीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले रूप में दर्शाई जा सकती है, लेकिन शब्दों में अंकित नहीं की जा सकती। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी मतपत्र के वैध होने के लिए सिर्फ प्रथम वरीयता अंकित करना अनिवार्य है, जबकि अन्य को अंकित करना वैकल्पिक है। लेकिन अगर पहली पसंद न लिखी जाए या एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 12 में मतदान शुरू होने से पहले की प्रक्रिया का जिक्र है। इसके मुताबिक पीठासीन अधिकारी मतदान के स्थान पर मौजूद उम्मीदवारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मतपेटी का निरीक्षण करने देगा। इसके बाद पीठासीन अधिकारी मतपेटी को इस तरीके से बंद और मुहरबंद करेगा जिससे मतपत्रों को उसमें डालने के लिए छेद खुला रहे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 18 के मुताबिक हर निर्वाचक मतदान के स्थान में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा। नियम 21 कहता है कि मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी जल्द से जल्द उम्मीदवारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में छेद और मतपेटी को बंद और मुहरबंद करेगा। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना होती है, जो आमतौर पर उसी दिन होती है जिस दिन मतदान किया जाता है। मतगणना के दौरान सबसे पहले रिटर्निंग अधिकारी डाले गए बैलेट पेपर्स यानी मतपत्रों की जांच करते हैं और अवैध मतपत्रों को अलग करते हैं। फिर वैध मतपत्रों में दर्शाई गई प्रथम वरीयता के मुताबिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बीच उनके लिए रखे अलग अलग ट्रे में इन मतपत्रों को वितरित किया जाता है। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वैध वोटों का जोड़ करता है। फिर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को मिले वैध वोटों को जोड़ता है। उपराष्ट्रपति चुनाव भी चूंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, इसलिए निर्वाचित घोषित होने के लिए डाले गए वैध वोटों का आधे से अधिक प्राप्त करना जरूरी है। इसे कोटा कहा जाता है। कुल वैध वोटों को 2 से भाग देकर और भागफल में 1 जोड़कर और अगर कोई शेष हो तो उसे गिनती में नहीं लेकर कोटा निकाला जाता है। मान लीजिए कि सभी उम्मीदवारों को मिले वैध वोटों का जोड़ 787 है, तो इसमें 2 से भाग देने और भागफल में 1 जोड़ने के बाद 394 का अंक निकला। यही निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोटों की गिनती राउंड्स में होती है। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। अगर पहले राउंड की गिनती में ही किसी उम्मीदवार ने जीत के लिए जरूरी कोटा हासिल कर लिया तो उसकी जीत हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे राउंड की गिनती होती है। अब जिस उम्मीदवार को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिले थे, दूसरे राउंड की गिनती में उसे बाहर कर उसकी दूसरी वरीयता के मत मूल्य को अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी ये वोट अब उन उम्मीदवारों को चले जाते हैं जिन्हें हर बैलेट में दूसरी वरीयता मिली थी। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई भी उम्मीदवार अपेक्षित कोटा हासिल नहीं कर लेता है या मैदान में सिर्फ एक ही उम्मीदवार नहीं रह जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति थे।
लेकिन खास बात ये रही कि उन्हें चुनावी मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ा। 1952 के चुनाव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जनाब शेख खादिर हुसैन ने नामांकन किया था, लेकिन खादिर हुसैन का नामांकन खारिज हो गया और इस तरह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए। 1957 के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एक बार फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए। 1962 में तीसरा उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने NC सामंत सिंघर को 550 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। 1967 में हुए चौथे उपराष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्प मुकाबला हुआ, जब VV गिरी और प्रोफेसर हबीब आमने सामने थे। इस चुनाव में VV गिरी को 483 वोट जबकि प्रोफेसर हबीब को 193 वोट मिले। पांचवा उपराष्ट्रपति चुनाव 1972 की बजाय 1969 में कराना पड़ा, क्योंकि 1969 में तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद VV गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बाद में उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव कराना पड़ा। 1969 में पांचवें उपराष्ट्रपति चुनाव में 6 उम्मीदवार थे, लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक ने मतगणना के पहले ही राउंड में 400 प्रथम वरीयता के वोट हासिल कर जीत दर्ज की। 1974 में हुए छठे उपराष्ट्रपति चुनाव में VD जत्ती और NE होरो के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें VD जत्ती ने 521 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि NE होरो को 141 वोट ही मिले। 1979 में हुए सातवें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हिदायतुल्लाह निर्विरोध निर्वाचित हुए। आठवां उपराष्ट्रपति चुनाव 1984 में हुआ। इस चुनाव में R वेंकट रमन ने बापू चंद्रसेन कामले को 301 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। R वेंकट रमन का कार्यकाल 30 अगस्त 1989 तक था, लेकिन जुलाई 1987 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह 1987 में 9वां उपराष्ट्रपति चुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में 27 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन सिर्फ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नामांकन ही वैध पाया गया और वो निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। 1992 में हुए 10वें उपराष्ट्रपति चुनाव में KR नारायणन का चुना जाना औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार थे काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़, जिन्हें सिर्फ 1 वोट मिला था। 1997 के उपराष्ट्रपति चुनाव में कृष्णकांत और सुरजीत सिंह के बीच मुकाबला हुआ था। कृष्णकांत ने 441 वोट प्राप्त किए, जबकि जीत के लिए अपेक्षित कोटा 358 था। 2002 में हुए 12वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला कड़ा था, लेकिन भैरव सिंह शेखावत ने सुशील कुमार शिंदे को हरा दिया। 2007 में 13वें उपराष्ट्रपति चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, लेकिन मोहम्मद हामिद अंसारी ने 455 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जसवंत सिंह को शिकस्त देकर 2012 में मोहम्मद हामिद अंसारी एक बार फिर उपराष्ट्रपति बने। 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार M वेंकैया नायडू ने विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को हराया। M वेंकैया नायडू को 516 वोट जबकि गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट मिले थे।